Good evening, dear students, and welcome to your ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन्फिनेटिव लर्निंग पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपके पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अब तक की जितनी भी क्लासेस रहीं उसमें हमने जिन जिन यूनिट्स को कंप्लीट किया वो सभी आपके किसी भी स्टेट टेट एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी टेट हो, एस टेट हो, आपका एमपी टेट वर्ग 3 हो, एच टेट हो, या फिर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट जो भी आपके यूनिट्स थी उनको मैंने अब तक की क्लासेस में कंप्लीट करवा दिया। फैक्चुअल जो भी बनते हैं क्वेश्चंस उनको हमने कंप्लीट किया है। अभी के जो भी सेशन चल रहे हैं वो हमारे चल रहे हैं पेडागोजिकल सेशंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट पेडागोजी के लगभग 15 प्रश्न जो हैं वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते ही हैं। तो चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे के प्रश्नों से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है आपका कि क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया जा रहा है? आपको बताना है कि अगर टीचर इस प्रकार के प्रश्न बच्चों को देता है तो टीचर बच्चों के कौन से कौशल का जो है वो आकलन करना चाह रहा है। ऑप्शन है आपके परिकल्पना एवं प्रयोग करना, वर्गीकरण और चर्चा, न्याय के लिए सरोकार, या फिर अवलोकन और रिकॉर्डिंग। तो देखो क्या बोला गया है कि आपने अपने आसपास देखे, देखना मतलब अवलोकन, नोटबुक में नाम लिखे यानी कि रिकॉर्डिंग, है ना। तो बताइए क्या आंसर रहेगा इसका? तो आंसर आ जाएगा हमारा डी, है ना। ये ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, रिकॉर्डिंग। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न थोड़े से बड़े हैं पर हमें समझते हुए चलना है। चलिए, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉइल लेती है और पानी में डाल देती है तथा दिखाती है कि वह ऊपर तैर रहा है। अब वह फॉइल को मरोड़कर जोर से दबाती है और फिर उसको पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थी को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है। ऐसा क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? बताइए, परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन या मापन। बताइए, इसमें बच्चे से जब टीचर पूछेगा कि बताओ क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो कीवर्ड को पकड़ना है अपन को। सोचना किससे संबंधित होता है? हमारा कल्पना से, परिकल्पना से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। मतलब आपको नेगेटिव बताना है कि इसमें से नेगेटिव कौन सा है। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन, बच्चे की अस्मिता यानी कि उसके व्यक्तित्व का पोषण करना, वास्तविक अवलोकन के साथ पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, पाठ्य वस्तुओं में के संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। बताइए क्या आंसर इसमें रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, है ना, कि वास्तविक चीज़ों को आप जो है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दोगे और पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना और विशेष रूप से पसंद करते हैं। क्यों करते हैं भाई? यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, यह बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं तथा प्रेरित होते हैं, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखो इसमें बच्चे की सृजनात्मकता तो आएगी ही आएगी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा और बताइए क्या रहेगा इसका आंसर?
हमें सबसे बेहतर आंसर्स को चुनना है। तो हमारा ए बी सी है ना, ए बी और सी ही सबसे बेहतर है। यहाँ पे अनुशासन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रयोग करना। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग उनके संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्रपठन, सृजनात्मक लेखन, निर्देशन या फिर हस्तपरक गतिविधि? बताइए। बताओ क्या रहेगा इसमें? आपको बताना है कि प्रयोग करना का एक संकेतक के रूप में सबसे, देखो इसमें क्या रहेगा आपका, हस्तपरक गतिविधि है ना। बच्चे जब खुद से हाथ से कुछ करके देखेंगे तो ये आपका सबसे बेहतर इसमें आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क अधिक सशक्त है? बताइए। यह पाठ्य योजनाओं का एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणा, मुद्दों और बाह्य कौशल में के वृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम और सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। बताइए। इसके अच्छा एक ही है आंसर। बताइए जल्दी से क्या आंसर रहेगा? आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, डी इसमें सबसे ज़्यादा है। देखो अब बाकी चीज़ें क्यों नहीं है तो ये भी मैं बता दूँ। देखो पहले तो आप ऑप्शन सी देखो कि यह अवधारणाओं और मुद्दों को वृहद विस्तार को, नहीं हमें वृहद विस्तार तो करना ही नहीं है ना, बच्चा प्राइमरी लेवल का है, हम उनको इतना वास्ट थोड़ी पढ़ाएंगे, तो इसमें ये ठीक नहीं रहता है। अगला देखो, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है, या फिर यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण विधि को अधिक, तो हमें यहाँ पर सबसे अधिक उपयुक्त बच्चे की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना था, तो आपका डी सबसे सही था इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 5वीं की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्न में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र या फिर पाठ्य पुस्तक? बताइए। किसको आप ईंधन को पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो सर्वश्रेष्ठ पाएंगे? तो आंसर रहेगा हमारा न्यूज़पेपर, है ना। छोटे बच्चे हैं तो न्यूज़पेपर ठीक रहेगा इनके हिसाब से। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्रियों को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्राथमिक कक्षा के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्न में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? स्थान की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरियों और दिशाओं की समझ,
प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। बताइए। अब इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके सही रहेंगे। एक तो देखो इसमें बी तो बिल्कुल सही है ना। तो ये ड्राइंग बनाना वगैरह अगर अपन इनको छोड़ दे तो पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही हो जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही रहेगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने के लिए शिक्षार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं, माप के अनुसार चित्रण, सापेक्ष स्थिति और दिशा ज्ञान। तो इसमें आपका आंसर सापेक्ष स्थितियाँ और दिशा ज्ञान रहेगा। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। कक्षा तीसरी के शिक्षार्थी को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरें, चार्ट का प्रयोग करना और सापेक्ष संक्षेप में उनका वर्णन करना, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनकी पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? बताइए। आपके ऑप्शन थोड़े से ऐसे रहेंगे। बहुबुद्धि वाले विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, शिक्षार्थियों की तर्क शक्ति का विकास या फिर पाठ योजना। अब देखो नलिनी कर क्या रही है, अलग अलग तरीके से बच्चों को चीज़ें समझा रही है। क्या कर रही है वो भाई? पहले उसने वृत्त चित्र दिखाए, फिर उसने चार्ट वगैरह दिखाए और फिर वो क्षेत्रीय भ्रमण पे ले गई। तो आंसर इसका आपका ए हो जाएगा। बच्चों को वो बहुबुद्धि सिद्धांत में पढ़ा रही है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। नंबर 1, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उनकी देखभाल करें। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन और शिक्षार्थियों को लकड़ी का भंडार दिखाना। आपको ये बताना है वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऊपर दी गई कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी होगी? बताओ, इनमें से सबसे कम प्रभावी गतिविधि कौन सी होगी? क्या पढ़ाना है उसको? वृक्ष संरक्षण पढ़ाना है। अब इन चारों में सबसे कम प्रभावी कौन सी है? बताओ, इन चारों में से सबसे कम प्रभावी आपको कौन सी लग रही है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, है ना। लकड़ी का गट्ठर दिखाने से बच्चों को वन संरक्षण का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है ना। तो कौन सा रहेगा आपका? चौथा किस में दे रखा है? सी में दे रखा है। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेहा ने कक्षा 5वीं के ईवीएस विषय के में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग किया। हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य का मूल्यांकन, परियोजना कार्यों का मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा। नीचे दिए गई तकनीकों का एक युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। बताओ, इनमें से सबसे ज़्यादा सही और सटीक जो है वो हमें मूल्यांकन कौन कर पाएगा? बताओ। है ना, मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करिए। आपको बताना है अधिक वस्तुनिष्ठता से। बताइए। देखो फर्स्ट तो इसमें बिल्कुल सही रहेगा आपका, है ना। दूसरा देखो गृह कार्य में हमको थोड़ी पता है बच्चे ने स्वयं किया कि उसके पेरेंट्स की मदद से किया। परियोजना कार्य का भी पता नहीं पड़ता है हमें कि बच्चे ने स्वयं किया है, क्योंकि आधा काम तो बच्चे ही करते हैं। तो मौखिक परीक्षा इसमें ज़्यादा सही रहेगा। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस प्रकार केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति,
मास्टर लर्निंग, विस्तृत अधिगम की चुनौतियाँ या फिर समय का सदुपयोग? बताओ। आप होमवर्क दे रहे हो बच्चे को तो उसकी कौन सी प्रवृत्ति जो है वो उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए? बताओ क्या रहेगा आंसर? देखो इसका आंसर आपका रहेगा विस्तारित अधिगम और चुनौतियों और उत्तेजनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ का दोहराई, समय का बेहतर सुनिश्चित करना, उपयोग करना या फिर शिक्षार्थी में अनुशासन बनाए रखना। तो देखो यहाँ पर आपका ये जो अवसर वाला ऑप्शन है वो सबसे बेहतर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। शिक्षार्थियों में ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों में अधिगम रिक्तियों की पहचान, कमियां या सीखने को बढ़ाना। तो ये ग्रेडिंग और रैंकिंग तो हमारा गलत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी के लिए ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों को एक बेहतर सीमा तक प्रकरण समझ में आया। कि ऐसा क्यों हुआ? बताओ ऐसा क्यों हुआ? बहु उपागम दैनिक जीवन को अधिक नज़दीक है। मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए इंद्रियों को शामिल करती है। ग्रीन बोर्ड एक अच्छी सामग्री नहीं है। बताओ क्या ऑप्शन हो सकता है इसमें? क्या रहेगा आंसर? देखो अगर हम बात करें किसकी, मल्टीमीडिया की, तो मल्टीमीडिया जो होता है ये दृश्य श्रव्य सामग्री होता है ना। इसमें हम ऑडियो और विजुअल दोनों चीज़ों को साथ में देखते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे बच्चे की जो इंद्रियां होती हैं वो बेहतर तरीके से अधिगम में शामिल हो पाती हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर इसमें। अगला प्रश्न है, दोपहर के समय आवश्यक अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? बताओ। बच्चे हाफ उनका इंटरवल हो गया, उसके बाद बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो आप क्या करोगे? बच्चों से कहोगे कि वे डेस्क पर सर रख कर आराम करें। बच्चों को पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि और आधारित दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को बदल देंगे या बच्चों को बाहर के मैदान में खेलने जाने को कहेंगे? बताइए क्या आंसर रहेगा इसमें? हम क्या करेंगे? हम हमारे पढ़ाने का तरीका बदल देंगे, है ना, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने के लिए अनुमति नहीं देंगे? बताओ। नहीं, किस चीज़ की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाने के लिए, चिड़ियाघर के जिन जानवरों को वो देख रहे हैं उनकी फ़ोटो एकत्र करने के लिए, चिड़ियाघर में उन्हें जो भी देखा जा रहा है उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना चाहिए, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाएं। तो हमें बताना है कि आपको क्या नहीं करने देना है बच्चों को। तो हमें बच्चों को चिड़ियाघर के जानवरों के लिए खाने पीने की चीज़ें नहीं ले जाने देना है, ठीक है ना। ऐसा काम हमें करने के लिए मना करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है? स्थान और दूरी की सापेक्ष स्थितियों को समझने और की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग की कुशलता, ग्लोब पर स्थिति को भाई देखने की, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभिव्यक्त्यात्मक योग्यता। तो इसमें आपको पता है भाई आंसर आपका ए ही रहेगा, है ना। अब तक हमने 2-3 प्रश्नों में इसको देख लिया था। चलिए अगला प्रश्न है,
अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र, मनोकार्यात्मक क्षेत्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ क्या हो सकता है इसमें? क्या होगा इसमें? हम बच्चे की कौन से क्षेत्र का जो है वो विकास करेंगे, बताइए। तो देखिए ये सारी चीज़ें भावनात्मक क्षेत्र से जुड़ी होती हैं, ठीक है ना भाई। बच्चे की उसके एनवायरनमेंट के प्रति, संरक्षण के प्रति जो भी सजगता है, जो उसका दया भाव है ना, तो ये सब भावनाओं से जुड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के साधनों का न्यूनतम उपयोग या फिर कोई नहीं? तो इसका आपको समझ में आ ही रहा है, ए ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री का संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रयोजक निर्माण या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सभी चीजें जो है वो बच्चे के सीखने के लिए उपयोगी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चे के अनुभव को महत्व दिया जाना चाहिए, क्यों? बच्चे को अपनी बात बताने में आनंद आता है। इससे बच्चों में आदाई कौशल का परिमार्जन होता है। आदाई मतलब भाव अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने में बढ़ावा मिलता है। तो देखो वैसे तो सारे ही ऑप्शन सही है, पर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सबसे बेहतर है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या फिर इकाई मूल्यांकन? देखो सतत और व्यापक मूल्यांकन में आपका हमारा क्या आ जाएगा? निदानात्मक मूल्यांकन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली? प्राइमरी लेवल पे कह रहे हैं हम, तो बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे प्राइमरी लेवल पे? कहानी विधि के द्वारा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा के अधिकतम उपस्थिति, मतलब अभिप्रेरित यानी जिससे बच्चे जो है वो एक्टिव हैं, उत्साहित है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति, बच्चों का प्रश्न पूछना, खामोशी से बैठना या फिर गृह कार्य को पूरा करना। तो जहाँ बच्चा क्वेश्चन कर रहा है यानी बच्चा टीचर की पढ़ाने में इंटरेस्ट ले रहा है। अगला प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल का सुझाव दोगे? नेशनल जियोग्राफी, एनिमल प्लानेट या डिस्कवरी? तो सभी का देंगे ना हम, ये सारे ही तो पर्यावरण से संबंधित है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टीएलएम का अर्थ क्या होता है? टीचिंग लाइट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर टीचिंग लर्निंग मोमेंट? तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाई मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनाना, अधिगम की उपलब्धि का जानना? तो यही आपका आंसर रहेगा ना। हमने जो पढ़ाया है उसमें बच्चे ने कितना सीखा, ये सब जानना ही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? बताइए। विज्ञान क्लब, दृश्य श्रव्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक या फिर शाम पाठ? तो देखो साइंस पढ़ा रहे हैं तो ये साइंस क्लब इसमें आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रव्य दृश्य सामग्री के लिए उपयोगी है, चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है। अगला है आपका कि चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, या फिर शिक्षण को कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है? तो आंसर इसका रहेगा आपका ऑप्शन ए, है ना। ए सबसे सही है, बाकी सब तो गलत है। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ए ही तो सही है बस। चलिए अगला प्रश्न है।
पर्यावरण अध्ययन के लिए एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों में उनकी गर्मियों की छुट्टी के लिए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है। विद्यार्थियों से प्राप्त सूचना पाठ्यक्रम पूरा करेगी। जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं। यह विद्यार्थियों के अनुभव, रचना, ज्ञान रचना का आधार है या फिर यह समय बिताना चाहता है। बताओ क्या कर रहा है टीचर? बच्चों से उनके वेकेशंस में जो भी उन्होंने भ्रमण किया उसके बारे में पूछ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? बच्चों के अनुभवों से ज्ञान निर्माण, है ना, रचना का उसका आधार बना रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमान या फिर फ्नेल बोर्ड? प्रक्षेपित पूछा जा रहा है यहाँ पे। आंसर हो जाएगा आपका ये प्रोजेक्टर की बात हो रही है ना, OHP प्रोजेक्टर की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अच्छा, तो यहाँ पे आपके ये क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम कुछ संविधान और जो आसपास के जो टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो स्टेट टेट का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है ना। हम इसको CTET जैसा नहीं लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके संविधान भी आएगा और उससे संबंधित प्रश्न भी आएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे, अब इसमें हम कुछ संविधान और कुछ आसपास की जो GK से रिलेटेड जो होती है क्वेश्चंस, अब हम उनको करेंगे। तो ये हमारी यूनिट 18 स्टार्ट हो जाएगी। पर आज की क्लास में हम यहीं तक इसको ओवर करेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और इसी तरह के इम्पोर्टेंट सेशंस को लेने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। और मिलते हैं अब कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।